40 का, ठीक है, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। 80 का तो शायद बोर्ड में आता है, फाइनल जो एग्जाम होते हैं वो 80 का आएगा, है ना? प्री बोर्ड में भी आता है सर। हाँ, फाइनल एग्जाम में जो होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले जो हमारी आज की क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आपकी क्लास एग्जाम्स के बाद स्टार्ट होगी। तो इसीलिए आज मैंने एक ये पेपर आपको भी भेजा हुआ है। ये पिछले साल 2022 का पेपर है, 10th क्लास का। तो इस पेपर की हेल्प से हम करने के वाले हैं आज अपने सारे चैप्टर्स के जो भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उनमें जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब रिवीजन है तो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व ना कराऊं, आपको बता दूं कि इसमें ऐसे करना है, समझ रहे हो ना? तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है पढ़िए ध्यान से। सभी को क्लियर दिख रहा है? सभी को क्लियर दिख रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो आपके हिसाब से कौन सी इसमें से अपरिमेय संख्या है? सी, सॉरी, अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी निशान लगा रखा, ये निशान रहने दो, निशान का ध्यान मत दो, निशान गलत लगे हो गया किसी क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन में निशान सही नहीं है, इसको छोड़ो, आप खुद से करो ना। परसों को निशान लगा हुआ थोड़ी मिलेगा, परसों तो आपको खुद से करना है ना, तो खुद से करो सॉल्व, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? अच्छा, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा दिया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी परिमेय संख्या है। भाई जो अपरिमेय नहीं होगी वो परिमेय होगी ना। जो संख्या अपरिमेय नहीं है वो क्या होगी? परिमेय होगी। तो आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से परिमेय संख्या कौन सी है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया है? भाई यहाँ पर कहा गया है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। भाई जो अपरिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? परिमेय होगी। अब बताओ इन चारों में से कौन सी संख्या परिमेय है? सभी बच्चे ए बोल रहे हैं। ए कैसे है? ए कैसे है सर? परिमेय संख्या वह होती है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। तो सर ये पॉइंट हटा के नीचे हैंडल लगी। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बोली ये बात, लेकिन आपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला दूं। इसका सही आंसर एक बच्चे का ही आया है अभी तक सिर्फ, ठीक है। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे दशमलव प्रसार। दो तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। एक क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार वो प्रसार होता है जिसमें दशमलव वाली संख्या शांत हो। शांत मतलब रुकी हुई हो। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहाँ पर लिखा 4.65, या मैंने लिखा 31.5, या मैंने लिखा 3.5712। तो ये सब क्या है? शांत दशमलव है। ये सब क्या है? शांत दशमलव है। शांत क्यों है? क्योंकि ये वाला जो दशमलव है 5 पर रुक गया, ये वाला दशमलव भी 5 पर रुक गया, ये वाला दशमलव 2 पर रुक गया। तो मतलब ये रुके हुए हैं, ये आगे इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। तो ऐसे दशमलव प्रकार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। पढ़ा है आपने ये या नहीं पढ़ा 9th क्लास में? बताओ। जितने भी शांत दशमलव प्रसार है वो सब परिमेय संख्याएं होती है। अब अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं। एक बताओ कौन कौन से होते हैं? एक पढ़े होंगे आपने आवर्ती, अनावर्ती।
और एक अनावर्ती। एक पुनरावृत्ति, अनपुनरावृत्ति। ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीटिंग, जो रिपीट हो। अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत हो और रिपीट हो रहा हो। ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत हो। अशांत को कौन से होते हैं? अशांत मतलब जो चलते रहे, रुके ना। जैसे मैंने लिख दिया 3.5 1 2 3 और ये चलता जा रहा है, ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। अशांत शांत वो होते हैं जो जैसे ये रुक गया, ये भी रुक गया, ये भी रुक गया, ये रुक थोड़ी रहा है, आगे चलता जा रहा है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत हो और आवर्ती हो, मतलब जो रिपीट हो रहा हो। जैसे मैंने लिखा 3.53 5 3 5 3 और ये चलता जा रहा है। तो देखो ये अशांत है क्योंकि ये चलता जा रहा है, और ये आवर्ती है क्योंकि इसमें 5 3 5 3 5 3 रिपीट हो रहा है ना। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3.53 का बार। पढ़ा था 9th क्लास में, बार वाले क्वेश्चन करे थे आपने। ठीक है, Yes, या sir. मैं लिख दूं 3.15323232। तो इसमें 3 2 रिपीट हो रहा है, 3.1532 का बार। तो ऐसे दशमलव प्रसार जो अशांतों यानी जो चलते जाएं और आवर्तियों यानी रिपीट हो रहे हो, वो भी परिमेय संख्या होती है। ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब लास्ट है अनावर्ती। अनावर्ती मतलब अशांत हो और रिपीट ना हो। जैसे मैंने लिखा 3.5 1 3 2 4 1 7 और ये चलता जा रहा है। तो इसमें आपको कुछ रिपीट, कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है? कुछ रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको? इसमें नहीं दिख रहा। इस दशमलव प्रसार में आपको कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब जैसे यहाँ पर 5 2 5 3 5 3 5 3 3 2 3 2 3 2 ऐसे रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा था रिपीटेशन का। इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, रिपीट कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है। और क्योंकि ये कहीं रुक नहीं रहा, डैश 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 लगाए आगे, तो ये अशांत है। तो इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये हमारी होती है अपरिमेय। बताओ, ये टेबल सबको क्लियर हुई? दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं, शांत और अशांत। शांत वो जो रुक जाए, जैसे 4.65 31.5, ये सब शांत है, ये सब परिमेय संख्याएं होती है। जितने भी शांत दशमलव प्रसार है वो परिमेय होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट होते हैं, अनावर्ती मतलब जो रिपीट ना हो रहे हैं। अशांत क्या होते हैं? जो रुके ना। तो अशांत आवर्ती यानी अशांत हो और रिपीट हो रहे हैं, अशांत अनावर्ती यानी अशांत हो और रिपीट ना हो। तो ये होती है हमारी अपरिमेय संख्या। ये परिमेय, ये परिमेय। अब आ जाओ अपने ऑप्शन ए को देखो। ऑप्शन ए कैसा है? ऑप्शन ए अशांत है, ऑप्शन ए अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा ना। ये अशांत है और ये क्या है? अनावर्ती है। और अशांत और अनावर्ती जब होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यहां बताया ना मैंने, अनावर्ती हो और अशांत हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। हमसे पूछा गया है कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप सभी को ये क्लियर हुआ क्यों नहीं हो सकता? बताओ जल्दी से। Yes, sir. यस सर। ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये सबको क्लियर हुआ? सर जो लेट आए हैं उनको छोड़, जो लेट आए हैं उनको छोड़कर। ठीक है, चलो ये पहला कॉन्सेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लो। क्या ये अगले पेज पर जा सकता है? एक मिनट में इसको भेज कर दे देता हूं। हाँ जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहां से इसको देख लो। ठीक है, यस सर। सर हाँ जी। सर दशमलव प्रसार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं क्या इसमें? सर मैं इंग्लिश डेसिमल मीडियम से हूँ। एक्सपेंशन। अगर इंग्लिश मीडियम वाले में है तो बता दो। टर्मिनेट, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेट। मैं दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दो बस आप एक बार। तो टर्मिनेट एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट एक्सपेंशन, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि अब सेकंड ऑप्शन देखो। अच्छा, सेकंड ऑप्शन से पहले एक कॉन्सेप्ट और। आप मुझे ये बताओ
कि आप कैसे पहचानोगे कि रूट के अंदर लिखी हुई जो संख्या है, जैसे रूट के अंदर मैं लिख दूं 4, ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? परिमेय। परिमेय होगी। क्यों होगी? देखो, हमेशा ध्यान रखना, आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ रूट वाला, जो बहुत आसान है। देखो, रूट के अंदर के संख्या की अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो तो वो परिमेय होती है, और अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा √7, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप, 7 एकम 7, ठीक है। इसमें क्या नहीं बन रहा? युग्म नहीं बन रहा, तो आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते ना, या निकाल सकते हो? बताओ, क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से? नहीं निकाल सकते। तो जिसका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय होती है। और ये मैं आपको बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, याद रखने का तरीका माइंड में कैसे याद रखोगे। और जिसका आप निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल, वो परिमेय होंगे। बस ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अपरिमेय रूट वाली संख्याएं को कैसे डिसाइड करोगे परिमेय या अपरिमेय? अगर रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो परिमेय होंगी, नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय होंगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो मुझे बताओ 2√2, क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? √2 का √2 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से? नहीं निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते ना भाई। 2 का वर्गमूल नहीं पता ना आपको क्या होता है, तो इसीलिए ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखो, 2 + 2√4, तो 4 का तो वर्गमूल आप निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 गुना 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 + 2 दूनी 4, 2 और 4 6, तो 6 क्या होगी? एक परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो? 6/1, ये p/q के रूप में है। 6 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है, और q जो है वो 0 नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। समझ आया सभी को कैसे होगा? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय है? तो मैंने अभी आपको बताया, रूट के अंदर अगर आप किसी का वर्गमूल निकाल सकते हो तो वो परिमेय होगी, नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय होगी। तो बताओ किसका आप नहीं निकाल सी। सकते? सी। सर बाकी सी आएगा। ये आएगा सर। यस, तो 1 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, p/q की तरह ही लिखा हुआ है। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। 8 का वर्गमूल आपको पता ही नहीं है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। देखो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बस इसकी पेयरिंग हो रही है, इसकी तो हो ही नहीं रही, तो हम वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे। तो जिसका हम नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे? मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए हैं, एक तो दशमलव वाला बताया और एक बताया है रूट वालों को कैसे परिमेय या अपरिमेय आप करोगे। और एक परिमेय और अपरिमेय क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और आपके एग्जाम में तो आता ही होगा, सेट एग्जाम जो आपने पिछली बार दिया था उसमें भी आया होगा, ठीक है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा? सर ए। मैं इसको अगले पेज पर ले जाता हूं। हाँ, करोगे सभी लोग? ए, ओके, ये क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत आसान है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, है ना। इंग्लिश में सम ऑफ जीरोस, हिंदी में शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। -b/a। वेरी गुड। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। तो यहां से आप एबीसी की वैल्यूज निकाल के बताओ मुझे जल्दी से, क्या क्या आएंगी? कैसे निकालेंगे? ax² + bx + c से तुलना करेंगे, a की वैल्यू क्या आएगी? 1। a = 1, b =
1 and C equals -5. A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -1 और C इज इक्वल टू -5। ठीक है। A क्या है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 है तो A की वैल्यू 1 हो गई। B क्या है एक्स के साथ, तो एक्स के साथ यहाँ पर -1 है तो -1 हो गई। C क्या है कांस्टेंट, तो -5 तो -5। तो योग कितना होगा -B/A, यानी -B की वैल्यू है -1, A की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस का 1/1 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन। इजी है, ठीक है, क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसका HCF निकालना है। इसका HCF आपको निकालना, निकालो। 280 और 245। सर डी। डी, ओके। और किसी का कोई आंसर आया डी के अलावा? डी, वेरी गुड, ठीक है। तो HCF आपने निकालना सीखा है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 0, 2 सत्ते 14 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ऐसे ही 245 का निकाला, 5 चौक 20, 5 नहीं 45, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 280 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 245 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 7 गुना 7। तो हम क्या देखते हैं HCF निकालते हुए कॉमन क्या है, तो देखो 5 गुना 7, 5 गुना 7 दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या आया 5 गुना 7 और 5 सत्ते 35। तो हमारा आंसर क्या आया ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सभी सर को ये? हाँ, यस सर सर। इसको डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपके सिलेबस में है क्या? अगर है तो कर दो, मुझे नहीं लगता, वो पहले तो था, पता नहीं अब है या नहीं। उससे भी कर सकते हो। ये आप अपने स्कूल वाले सर से पूछना, वो अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि अगर वो सिलेबस में पहले था तो पहले करते थे। अब वो शायद सिलेबस में नहीं है तो पता नहीं नंबर मिले ना मिले, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यस। पूछना आप एक बार खुद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो सिलेबस में नहीं है तो इसी से कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आया 35, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, एक एपी है, इसका कौन, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं सारे आपको अवंती की लाइव क्लासेस में कराए गए, सारे अभी तक जितने भी करे हैं हमने, और आगे भी जितने करेंगे वो सब कराए गए। तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो। नहीं अभी तो ये चैप्टर शुरू नहीं है, शायद L1 में कराया है। हाँ, बताओ, आपको एक एपी दी हुई है 3,8,13,18, इसमें कौन सा पद 78 होगा? डी, ओके। कैसे किया सॉल्व, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? हम सर 2 मिनट हम कर रहे हैं चलो सोल्व। कर लो कर लो।
सर डी। सर डी। डी, यस, डी सही आंसर है। कोई बताएगा कैसे किया? सर पहले जो जो दे रखे हैं उसको रख लिया, फिर ए एन का फॉर्मूला लगा के सर सोल्व। वेरी गुड। तो हम इसमें मान लेंगे कि ये 78 जो है एनवा पद है। भाई हमें नहीं पता ना कौन सा है, मान के कर लो। हमने मान लिया, हमने माना कि जो 78 है वो इस समांतर श्रेणी का एनवा पद है। माना 78 जो है समांतर श्रेणी का एनवा पद है। तो एनवे पद को हम किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। तो ए एन हमने मान लिया कितना है? 78 है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। डी की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 3, 5। ठीक है, आपको बताना क्या है? एन का मान, कि एन क्या होगा। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना है? 5। तो 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुना 5। 78 में से 3 गया, 75 बराबर एन माइनस 1 गुना 5। अब 5 इधर जाकर भाग में चला जाएगा। ठीक है, 5 इधर जाकर भाग में चला गया, तो 75/5 बराबर एन माइनस 1। 75 को 5 से भाग किया तो 15 बराबर एन माइनस 1। एक इधर जाकर प्लस का हो गया, तो 15 प्लस 1 बराबर एन। 15 और 1 16 बराबर एन, या एन बराबर 16। तो ऑप्शन, ठीक है, ओके, इजी है, इस तरीके से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। आपको दो इक्वेशन दी हुई है, x माइनस के वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बी, कैसे आया बी? बी कैसे आया? 6 मैंने बताया था। तो देखो, आपने 3 कंडीशंस पढ़ी होंगी, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई दो समीकरणें हैं, a1x प्लस b1y, ये आपके जो मैंने फॉर्मूले वाली शीट में दी थी उसमें भी लिखा हुआ है, बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर आपके पास रैखिक समीकरणों का युग्म है और अगर आप उसमें a1/a2 निकालो और वो बराबर नहीं है b1/b2, तो समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, यूनिक। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के, तो अनेक हल, अनेक हल यानी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा हुआ है और जो मैंने आपको फॉर्मूले वाली पीडीएफ भेजी थी उसमें भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है ये? तो मैं यहां पर सबसे पहले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लो। मुझे समीकरण ये दी हुई है, मैं इनकी तुलना करूंगा। इसकी तुलना किससे करूंगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना किससे करूंगा? a2x प्लस
b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। a1 क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो a1 का मान 1 आ गया। b1 क्या है, y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ पर माइनस के है, तो b1 माइनस के आ गया। c1 क्या है, प्लस का 4। ऐसे ही a2 क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर 2 है। b2 क्या है, y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ पर -6 है। c2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर -5। ठीक है, अब मुझे अद्वितीय हल दिया हुआ है, तो मैं कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि अद्वितीय हल दिया गया है। तो इन सब की वैल्यूज रख लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 बराबर b1 की वैल्यू -k/-6, माइनस से माइनस कट गया, सो 1/2 नॉट इक्वल टू k/6। तो 6 को मैं उधर ले जाता हूँ, 6/2 नॉट इक्वल टू k, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 नॉट इक्वल टू k, या मैं कह सकता हूँ k इज नॉट इक्वल टू, तो ऑप्शन बी। बताइए, क्लियर सभी को ये? ठीक है, तो आप देखो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल हो? सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको क्या पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैलकुलेशन आपको आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी अभी तक हमने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं देखा, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप दे सकते हो। एक बहुपद है पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। आपको ये बताना है कि इसके कितने शून्य होंगे। कितने शून्य होते हैं किसी द्विघात बहुपद में, ये भी आपको अवंती वाली क्लासेस में पढ़ाया गया है। फिर रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं, द्विघात के कितने शून्य होते हैं, 2। क्यों होंगे 2? क्यों होंगे 2? क्योंकि शून्य तो उतने ही होते हैं जितनी बहुपद की घात होती है। इस बहुपद की घात कितनी है, इस अधिकतम बहुपद घात का इसलिए। हाँ, अधिकतम घात, वेरी गुड। तो चर की जो अधिकतम घात है वो देखो कितनी है। चर क्या है इसमें, x, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो शून्य के भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर ये होता सवाल, पी एक्स बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और आपसे पूछा जाता कितने शून्य होंगे, तो इसके कितने होंगे, 3। 3, वेरी गुड। तो चर की अधिकतम घात अब कितनी है, 3। तो जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। और सेम अगर यहाँ मूल पूछा जाता, अगर आप समीकरण देकर बराबर में 0 देकर मूल पूछ लेगा तो भी सेम यही कॉन्सेप्ट। अधिकतम घात हम देखते हैं, जितनी अधिकतम घात होगी। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो कितने शून्य आएंगे इसके, चर की अधिकतम घात 1 है ना, तो 1 शून्य का आएगा। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्य, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है तो 3 शून्य। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, अधिकतम घात आपको देखनी है, चर की जितनी अधिकतम घात होगी उतनी ही शून्य की या मूल होंगे। अगर मूल पूछे जाए तो तब भी यही चीज आपको करनी है, शून्य पूछे जाए तब भी आपको यही करना है। अगर आपसे पूछा जाए हल, शून्य मूल या हल, तब भी आपको यही काम करना है। शून्य पूछे, मूल पूछे या हल पूछे, तो चर की अधिकतम घात आप देखो, उतने ही हल होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, सी। सी। क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्स C अपॉन में A। माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा नहीं इंटू नहीं नहीं, बीटा। इसमें कह रहा हूं मैं, इसमें 8 में गुणनफल क्या होता है, C/A। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल के कर लोगे इसको, या कराऊं? सभी बच्चे कर लोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेंगे सर। कर लोगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करो। सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर आएगा, सी।
वेरी गुड। तो कैसे आएगा सी, इसको मैं बता देता हूं। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला कि अगर आपको योगफल और गुणनफल दिया हो, अगर आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हो, जैसे इसमें योगफल दिया हुआ है कितना 3 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1, तो एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, जो फॉर्मूले की लिस्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस योग x प्लस गुणन। तो k क्या होता है, k होता है हमारी कोई भी वास्तविक संख्या, तो इसका मान 1 रखते हैं हम नॉर्मली, कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आपका मन करे, तो मैं इसमें k की जगह 1 रख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल x प्लस गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है 3, x प्लस गुणनफल कितना है 1। सी कहाँ आ रहा है, इसका आंसर तो डी आएगा। बताओ सी आएगा या डी आएगा। हैप्पी, सी आएगा या डी आएगा। सर डी आएगा। डी ये आएगा आएगा। लास्ट लिखा। हुआ है तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो देखना है ऑप्शन। लास्ट का साइन नहीं लिखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे क्या इसको, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जिससे आपका मन करे उससे सॉल्व इसको कर सकते हो, करो इसको सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सर हाँ जी, सर इसको कोशिश से भी कर सकते हैं हाँ पर विलोपन और दूसरी किसी से भी कर लो, क्योंकि इसमें कहानी क्या है ना कि इस विधि से करो, अगर आपसे ना कहा जाए तो आप कोई भी विधि यूज कर सकते हो, अगर आपसे कहा जाता तो आप फिर उसी का यूज कर। सी। सी, ओके। ए, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा, देखो विलोपन विधि से कर रहा हूं मैं क्योंकि उससे आसान पड़ेगा। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को विलोपित करते हैं। ये आपको पढ़ा दिया गया है या पढ़ाया जाएगा, अभी अवंती वाली क्लास में शायद पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया ना ये पढ़ा विलोपन। दिया सर। हाँ हाँ पढ़ा दिया। तो मैंने आपको बताया था कि हम विलोपन विधि अगर यूज कर रहे हैं तो हम विलोपित करते हैं किसी एक चर को, और विलोपन करने का रूल क्या होता है, एक जैसे हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो। तो y को देखो, ये y है, ये y है, और ये y प्लस का है, ये वाला y माइनस का है, तो मैं इन्हीं को विलोपित कर दूंगा, y से y कट गया, x और x कितना आ गया 2x, 14 और 4 कितना आ गया 18, सो 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18/2, 18 को 2 से डिवाइड किया 9। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो किसी में ही रख दो, फर्स्ट में रख देते हैं। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x की वैल्यू 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y कितना आया 9, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और 14 माइनस 9 5, x की वैल्यू 9 और y की 5, ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये। तो ये आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जो थे, और सारे बहुत इजी थे, कोई भी इसमें मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, अब ये 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, कितने नंबर का, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ ऊपर लिखा है 1 से लेकर 15 तक के 1 नंबर के हैं, 16 से 18 तक 2, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक 1 नंबर के। चलो तो ये 11वां क्वेश्चन बताओ, इसको आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना। आपको समीकरणों का युग्म दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है
समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है। 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस का 10x प्लस 6y बराबर 22। आपको ये बताना है कि क्या इन दोनों समीकरणों का जो ये जो समीकरण का युग्म है, इसका जो ग्राफ होगा वो समांतर आएगा। ये चीज सही है या गलत है? किसका उपयोग करके? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का उपयोग करके आपको ये कहा गया है कि इनका जो ग्राफ है वो समांतर आएगा। तो बताओ ये सही कहा गया है या गलत कहा गया? सर ट्रू। ट्रू। क्या कंडीशन होती है समांतर की? सर A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। वेरी गुड। a1 अपॉन में a2 अभी बताया था इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन होती है समांतर युग्म की। तो हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल सकते हैं आसानी से। उससे पहले मैं इन समीकरणों को क्या लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। क्या होता है मानक रूप? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसका मानक रूप क्या होगा? 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। इसका क्या होगा? माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 बराबर 0। ठीक है। अब a1 क्या होगा? a1 हो गया 5, b1 हो गया -3, c1 हो गया -11। ठीक है। ऐसे ही a2 क्या होगा? a2 हो गया -10। ठीक है। b2 हो गया प्लस का 6 और c2 होगा माइनस का 22। अब ये कंडीशन चेक करके देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? बताओ। a1 अपॉन a2, a1 कितना है? 5, a2 कितना है? -10, तो माइनस का 1/2। ठीक है। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? माइनस का 3/6 यानी -1/2। c1 अपॉन c2 कितना आएगा? माइनस का 11 बटे माइनस का 22, माइनस से माइनस कटेगा यानी 1/2। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो यहां से आप देखो a1 अपॉन a2 आया -1/2, b1 अपॉन b2 -1/2, c1 अपॉन c2 1/2। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इसीलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई ना। तो इन दोनों समीकरणों का जो युग्म है वो क्या होगा? समांतर होगा। इसीलिए ये इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने कंडीशन चेक किया है, समांतर होने की कंडीशन ये होती है। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो ट्रू हो। ओके, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए ट्रू है या फॉल्स है? बिंदु दिए हुए हैं -4,3 और 8,-4। इनके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2,-1। तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? यानी इन दोनों बिंदुओं के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो ये होंगे। ये स्टेटमेंट आपसे कही गई है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये सही कहा गया है या गलत कहा गया। ट्रू। कोई फॉर्मूला बता सकता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का? फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। वेरी गुड। भाई निर्देशांकों को कैसे लिखते हैं?
एक्स कॉमा वाई, निर्देशांकों को लिखने का तरीका क्या है? ट्रू, वेरी गुड। निर्देशांकों को लिखने का तरीका क्या है भाई? एक्स कॉमा वाई, यही तरीका होता है ना निर्देशांकों को लिखने का। पहले एक्स वाले को लिखते हैं फिर वाई वाले को। तो मुझे चाहिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो उनको भी कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर कॉमा लगाकर y1 प्लस y2 अपॉन, ठीक है। तो x1 कितना है? x1 है, ये है x1 यानी -4। y1 कितना है? ये y1 है यानी 3। x2 कितना है? ये x2 है यानी 8। और y2 कितना है? ये ये y2 है -5। तो इनकी वैल्यूज इसमें रख दो और सॉल्व करके देखो। तो निर्देशांक क्या आएंगे? x1 कितना है? x1 कितना है? -4 प्लस x2 कितना है? 8/2, कॉमा y1 कितना है? -5 प्लस y2 कितना है? 3/, तो क्या आएगा यहाँ पर? -4 प्लस 8 कितना होगा? 4/2, कॉमा -5 प्लस 3 -2/2। 4 को 2 से भाग किया तो 2 आया, कॉमा -2 को 2 से भाग किया तो -1 आया। तो 2, -1 ही आ रहा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -1 ही आ रहे हैं, तो यानी ये भी क्या है? ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसने भी 2, -1 ही आंसर दिया है और हमारा भी यही आया है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूलों पर है सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको घुमा कर दे दिया हो। इसको कर लोगे, 15वां पद पूछा गया है, nवें पद का फॉर्मूला आपको Yes, sir. इसमें लगाना है, कर लोगे इसको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, बताओ। A plus n minus 1 bracket यस D. सर। वेरी गुड। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर a प्लस AN का। -1 इंटू डी। ए कितना है? 1। डी कितना है? 4 -1 3। 3. और n कितना 3। है? 15। तो इन सबको आप इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही।
सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। चला पता नहीं अपने आप Yes, sir. मैं यहाँ पर पढ़ाए जा रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने लिखा है। आप इनको आगे पीछे बदल कर लिख सकते हो, यानी पहले आप x1 या x2 और y1 और y2 को आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मूल बिंदु अगर है तो यानी एक बिंदु 0,0 होगा, तो यानी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, x1 और y1 को 0 कर दूं तो क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका आपको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपके ये यहां पर अगर कोई बिंदु है, यहां पर अगर कोई बिंदु है और ये मूल बिंदु होता है, यहां से आपको दूरी निकालनी है, यहां से आपको दूरी निकालनी है। तो इस बिंदु को मैं अगर x, y बोल दूं, ठीक है, और ये मूल बिंदु है 0,0, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 5,-7, x का मान कितना है यहाँ पर, 5,-7 में ये x हो गया और ये y हो गया, तो d का मान क्या आया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस -7 का स्क्वायर 49, so d इज इक्वल टू अंडर रूट 74 यूनिट या मात्रक। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ सभी को? तो कितनी दूरी आएगी, अंडर रूट 74। सर चलिए। 14 का क्वेश्चन नहीं करवाया आपने। कौन सा? 14 का। 14 आपके सिलेबस में नहीं है। क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल हट चुका है सिलेबस से। जो आपका त्रिभुज वाला चैप्टर है उसमें 3 ही एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3। ये है 6.4 का, जो आपके सिलेबस से अब हट चुकी है। ठीक है, इसलिए नहीं कराया। ओके सर। ओके, अब ये सिलेबस में नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि k की वैल्यू निकालो जिसके लिए मूल क्या है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac = 0। वेरी गुड। ठीक है, तो 3 कंडीशंस आपने पढ़ी होगी। b² - 4ac या तो 0 से ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। b² - 4ac 0 से कम हो सकता है और b² - 4ac 0 के बराबर हो सकता है। तो जब b² - 4ac 0 से ज्यादा है तो मूल होते हैं हमारे वास्तविक और भिन्न। ठीक है, वास्तविक और भिन्न। जब लेस देन 0 है तो काल्पनिक, और जब बराबर है तो मूल हमारे कैसे होते हैं, बराबर। तो मूल अगर बराबर है तो मैं कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मूल बराबर है। तो a b c की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k² - 4 गुना 3 और c की वैल्यू भी 3 बराबर 0। तो k² - 36 बराबर 0, k² बराबर 0 प्लस 36 36, तो k बराबर अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल क्या आएगा, +-6। तो k के 2 मान आएंगे 6, -6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 6 लिख कर आ जाते हैं आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर क्या लिख के आ जाएंगे, सिर्फ 6। तो अंडर रूट के अंदर अगर कुछ लिखा हो उसका जो आप वर्गमूल निकालते हो उसके 2 आंसर आते हैं।
एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में, क्योंकि 6 का वर्गमूल भी 6 का वर्ग भी 36 होता है और -6 का वर्ग भी 36 ही होता है। ये चीज सभी को क्लियर है? जब भी आप अंडर रूट, इसके आगे हम प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। जब भी आप स्क्वायर दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस जरूर लगा लेना। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं k = +-6। हाँ ऐसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, +-6 भी लिख सकते हो, ठीक है। और या अगले स्टेप में दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसे। ओके, मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है दो संख्याओं का योग 31 है, तो पहली संख्या मैंने x मान ली, तो दूसरी क्या होगी, 31 - x होगी या नहीं। पहली अगर मैंने x मान ली, Yes. दूसरी 31 - x होगी, क्योंकि इनका योग, जब दो संख्याओं का योग 31 है तो पहली x तो दूसरी 31 - x, फिर इनका गुणनफल 240 है, तो x की गुणा 31 - x में कर दो तो 240 आ गया, ठीक है। x की गुणा 31 - x में कर दो 240 आ गया। अब x के अंदर गुणा कर दो, x की 31 में गुणा की 31x माइनस x की x में गुणा की x² बराबर 240। तो इस 240 को मैं इधर ले आता हूँ, 31x - x² माइनस 240 बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -x² प्लस माइनस का x² प्लस 31x माइनस 240 बराबर 0, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इन तीनों को इधर ले जाऊं तो 0 बराबर x² माइनस 31x प्लस 240, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x² माइनस 31x प्लस 240 बराबर 0। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो मध्य पद विभाजन विधि से, मध्य पद विभाजन विधि या द्विघात सूत्र से आपको x का मान मिल जाएगा। कर लोगे इसको, कर लोगे क्या सभी बच्चे? ठीक है, आगे Yes, sir. क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 10 ही मिनट बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 18, एपी का 11वां पद, ये मैंने कराए, ये शायद आपको अभी हुआ नहीं है, मैंने L1 में कराया। 11वां पद दिया हुआ है 38, तो एपी का nवां पद क्या होता है, a + n - 1 × d होता है ना, nवां पद। तो 11वां पद कितना होगा, 11वां पद कितना होगा, a + 11 - 1 × d, यानी a + 10d, यही होगा। बताओ भाई, nवां पद ये होता है, तो 11वां पद ये होगा, और वो कितना दिया हुआ है 38, यानी a + 10d बराबर 38 है। फिर कहा गया है 16वां पद 73 है, भाई 16वां पद क्या होगा, nवां पद होता है a + n - 1 × d, तो 16वां पद क्या होगा, a + 16 - 1 × d, यानी a + 15d, और a + 15d का मान कितना दिया हुआ है 73। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके a और d का मान निकाल दोगे, विलोपन से सॉल्व करके a और d का मान निकाल दोगे। फिर आपसे पूछा गया है 22वां पद, तो 22वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d, यानी 22 - 1 × d यानी 21d। तो जो a और d आप यहां से निकालोगे, इन दोनों समीकरणों से जो आप a और d निकालोगे, उनको उठाकर आप इसमें रख दो, तो आपका 22वां पद निकल आएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। nवां पद होता है a + n - 1 × d, तो 11वां क्या होगा, a + 11 - 1 × d, यानी a + 10d। a + 10d का मान दिया हुआ है 38। 16वां पद दिया हुआ है 73, 16वां पद होता क्या है, a + 15d, तो a + 15d बराबर 73। इन दोनों का विलोपन विधि से सॉल्व करके a और d के मान निकाल लो। फिर आपसे पूछा गया है 22वां पद, तो 22वें पद के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a + 21d, और जो a और d के मान आपने आज निकाले वो इसमें रख दो, 22वां पद आपका निकल गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, 7 पद 49 है, तो Sn = क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो आपको दिया हुआ है 7 पदों का योग, तो n की जगह 7 रख दो, 7/2 × 2a + 7 में से 1 गया 6d बराबर कितना दिया हुआ है 49। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था
जिन क्लासेस को मैंने पढ़ाई है एपी, 2a + 6d इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। ऐसे ही 17 पदों के योग से आप दूसरी इक्वेशन बना दोगे फॉर्मूले में रख के। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप विलोपन विधि से a और b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्या बनेगी, 17 पदों का योग, तो n की जगह 17 रख दो, 17/2, 2a + 17 में से 1 गया 16d बराबर कितना दिया हुआ है 289। तो ये 17 से कटेगा 17 बार, तो ये आ गया 2a + 16d बराबर 34। तो एक समीकरण आपके पास ये है, एक समीकरण आपके पास ये है। विलोपन विधि से हल करके a का मान आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको प्रथम पद निकालना। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब आप कर लेना खुद से, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करना है। एक सीढ़ी है, ठीक है, ये तो है ही नहीं, खैर छोड़ो इसको, ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है क्या एग्जाम में? नो सर। नहीं आ रही ना, ठीक है, तो इसको छोड़ो। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये आएगा ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये भी नहीं आएगा, ये भी हट चुका है सिलेबस से, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके, रचना भी हट चुकी है, तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो भी आपके सिलेबस से हट चुका है, तो ये भी नहीं आएगा। बचा है ये स्टैटिस्टिक्स का, तो इसको तो कर लोगे। कैसे करोगे इसको? आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, माध्य किसके बराबर होता है, fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। ठीक है, तो fi क्या है आपके, 7, 6, 9, 13, f 5, 4, इनको जोड़कर ये आ जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह आप निकालोगे, कैसे वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग करके वर्ग चिन्ह निकल जाता है, उसकी टेबल बनाओगे। ठीक है, फिर जो वर्ग चिन्ह आया उसकी fi से गुणा करके एक तीसरी टेबल बनेगी, उनको जोड़ देना। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर आपको बनाकर दिखाना चाहूँ तो 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23 और 23, 25। ठीक है, और ये दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, f 5, 4। ठीक है, यहां मैं निकाल रहा हूं, ये हो गया आपका fi। xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 11 और 13 24, 24 को 2 से भाग किया तो 12, इन दोनों को जोड़ो, 13 और 15 28, 28 को 2 से भाग किया तो 14, इन दोनों को जोड़ो, 17, 15 32, 32 को 2 से भाग किया तो 16, 17, 19 और 2 से भाग किया तो 18, यहाँ जाएगा 20, यहाँ जाएगा 22 और यहाँ जाएगा 24। फिर आप निकालोगे xi fi, यानी इनकी गुणा, 12 सत्ते 84, 14 छिक्का 84, 16 निम्मा 144, 18 किया 54, 18 कम 18 और 5 23, 20 f, 22 पंजे 110, 24 चौका 96। ठीक है, फिर क्या करोगे, इनको जोड़ दो, fi को जोड़कर क्या आएगा, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, और साथ में f भी है तो 44 + f। इनको जोड़ करके आएगा 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, हासिल में 2, 8 और 2 10 और 8 18, 4 22 3 25, 25 1 26 9 35 का 5, हासिल में 3, 3 और 1 4 2 6, 652, 6 और 1 7, 752 प्लस 20 है। ठीक है, माध्य होता है समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। तो माध्य मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, तो 18 बराबर, इसका आंसर, इसका कितना आया मान, 752 + 20 है बटे 44 + है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 + 20 है। तो ये इधर आ जाएगा 792 माइनस 752, इसको उधर ले जाओ, 20f माइनस 18f, 792 में से 752 गया तो 40 बचा, 40 ही बचेगा ना, हाँ, और 2f, तो f का मान कितना आया 40/2, 40 को 2 से भाग किया तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया।
ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई कुछ अलग ऐसा नहीं आएगा कि बहुत बाहर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। चैप्टर नहीं आएगा, एक मिनट, चैप्टर आपके सिलेबस में वो नहीं है ना, स्कूल में कराया है वो? करवा दिया। तो ये आप अपने स्कूल से पता करो भाई, मैं नहीं बता सकता।